अशोक गुप्ता, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज माय लेक्चर 117। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 12 के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैं एक लेक्चर लेकर आया था जिसमें मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, जो सभी क्या थे, एमसीक्यूज। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जिसके एग्जामिनेशन में आने के काफी चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही क्वेश्चंस चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में से लिए हैं। तो क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए। हमें यहां एक सेट गिवन है ए जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3। तो इस सेट के ऊपर कितने मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां जो हमारे पास सेट है वो क्या है, 1, 2, 3। इक्विवेलेंस रिलेशंस की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। तो देखते हैं कितने मैक्सिमम रिलेशंस हम यहां से बना सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन जिसे मैं बोलता हूं R1। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा इक्विवेलेंस होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें ए बिलोंग्स करे रिलेशन को। ठीक है। और ये जो ए है ये बिलोंग करेगा आपके सेट को, और सेट क्या है हमारा, ए। तो यहां से क्या होगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये हमारे पास बना रिलेशन 1, जो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम रिलेशन बनाएंगे R2। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा सेट ए है। अगर मैं A क्रॉस A करता हूं तो यहां से मुझे जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो भी हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से देखिए, अगर हम यहां से बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर A टू A, ये आपका A है, ये आपका A है। तो यहां से देखिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो इस तरह के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होते हैं। तो 2 तो हमने बना दिए। अब और देखते हैं इनके अलावा कितने मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। अब लेंगे R3। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए। तो शुरुआत हम रिफ्लेक्सिव से करेंगे, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव उसको लेकर चलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो कंडीशन मैंने बताई थी आपको, ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए। तो यहां से 1, 1, 2, 2 और 3, 3। इसके अलावा मैं इसमें क्या और ऐड कर सकता हूं, 1, 2। अगर मैं इसमें 1, 2 ऐड करूंगा तो मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें 2, 1 भी ऐड करना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी ए ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है।
तो एक आपका ये बन चुका है, तो ये हमारा हो गया R3। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, अब चेक कर सकते हैं ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव में अगर आप चेक करेंगे 1 2 2 1, तो यहां से 1 1 ये भी आपका इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब है R4, तो जैसे हमने इस R1 के अंदर 1 2 और 2 1 इसको ऐड किया, अब इसी R1 के अंदर 1 1 2 2 3 3, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 3 2,3। तो अगर इसमें 2,3 ऐड कर दिया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,2 भी इसमें होना चाहिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव चेक करें 2 3 रिलेशन में है, 3 2 रिलेशन में है, तो 2 2 ये भी क्या है आपका रिलेशन में, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है आपको पता है कंडीशन ए बी बी सी, अगर ऐसा है तो ए सी भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बना फोर्थ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखते हैं फिफ्थ, तो पहले हम वही लिखेंगे 1 1 2 2 3 3। तो R3 में हम लेकर चले 1 2 2 1, R4 में हम लेकर चले 2 3 3 2, R5 में हम लेकर चलेंगे 1 3 3 1। तो स्टूडेंट्स ये है आपके मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशंस, इससे ज्यादा इक्विवेलेंस रिलेशंस यहां नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है लेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो यहां हम एक सेट गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। Then number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। तो हमें यह बताना है कि कितने रिलेशंस यहां बन सकते हैं जिसमें 1 2 1 3 दोनों ही इंक्लूड होने चाहिए, और जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो बट ट्रांजिटिव ना हो। तो स्टूडेंट्स देखिए हम बनाएंगे यहां पर रिलेशन। तो सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होने चाहिए, और ये दोनों भी हमें इंक्लूड करने हैं। तो पहले हम बनाएंगे रिफ्लेक्सिव, तो 1 1 2 2 3 3, तो ये तो हमारा हुआ रिफ्लेक्सिव। अब हम इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं 1 2 1 3। अब स्टूडेंट्स देखिए रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक में कंडीशन क्या है, अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो हम 2 1 भी लेकर चलेंगे। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक हमने इसको बना दिया। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 2 है 2 1 भी है, 1 3 है 3 1 भी है। अगर यहां से जो ये पेयर है 2 3 और 3 2, अगर हमें इन दोनों पेयर को भी इसमें इंक्लूड कर दे तब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट यह ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है बट ट्रांजिटिव नहीं है। हम यहां चेक भी कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव कब नहीं होता। तो आप सभी को पता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बी आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग करे तो ट्रांजिटिव है, बिलोंग ना करे तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए अगर हम यहां से लेकर चले 2 1 बिलोंग टू आर, ठीक है। अगर हम ये लेकर चले 1 3 तो ये भी आर को बिलोंग करता है। तो अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें ए बी बिलोंग टू आर 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो ए सी यहां से क्या बनेगा 2 3। अब आप चेक कर सकते हैं इसमें 2 3 ये वाला जो पेयर है नहीं है, यानी रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। और वही हमें चाहिए था कि ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यही एक ऐसा रिलेशन है स्टूडेंट्स जो इस सेट के ऊपर बनेगा। इन दोनों को
इंक्लूड करके रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, तो ए हमें यहां सेट दिया हुआ है 1 2 3। स्टूडेंट्स ये मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चंस सेम सेट के ऊपर लिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2, कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस यहां बन सकते हैं इसको इंक्लूड करते हुए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे रिफ्लेक्सिव, हमेशा शुरुआत रिफ्लेक्सिव से होगी। तो 1 1 2 2 3 3। अब इसमें हम इंक्लूड करेंगे 1 2। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें हमने इंक्लूड किया 1 2, तो सिमेट्रिक होने के लिए इसमें 2 1 भी होना चाहिए। तो यहां 2 1 भी लिखेंगे। तो एक तो हमारा ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक हमने 1 2 को इंक्लूड किया तो हमने 2 1 भी इसमें ऐड किया तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। और अगर आप चेक करें तो ये ट्रांजिटिव भी है। देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 वो भी आपको रिलेशन में मिल रहा है। तो एक तो आपका बना ये वाला रिलेशन। देखते हैं इससे अलग कोई दूसरा रिलेशन बन सकता है जिसमें 1 2 हो और इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो R2 शुरुआत यही से करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव, फिर 1 2 2 1। अब हम इसमें लेके चलते हैं 2 3। अगर 2 3 है तो बच्चों इसमें क्या होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए? 3 2। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है, इसको हमने इंक्लूड भी कर लिया। अब हमें इक्विवेलेंस बनाना है तो ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो अगर हम इसमें ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर मैं लेके चलता हूं इसमें 3 2, अगर हम ये वाला पेयर लेके चले 3 2 और 2 1, तो देखिए दोनों ही रिलेशन को बिलोंग्स करते हैं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए अगर 3 2 और 2 1 बिलोंग करते हैं तो क्या बिलोंग करना चाहिए? 3 1। बट आप यहां देख सकते हैं इस रिलेशन में कहीं भी 3 1 नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। ये तब तक इक्विवेलेंस नहीं होगा जब तक इसमें 3 1 इंक्लूड नहीं करेंगे और साथ में 1 3, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? 1 3 और 3 1 को भी करेंगे इंक्लूड। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा बना एक दूसरा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब इक्विवेलेंस है, और इसमें हमारा 1 2 इंक्लूड भी है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया था तो ऐसे हमारे टोटल बनते हैं R1 R2 यानी कि 2 रिलेशंस। इससे अलग कोई भी रिलेशंस नहीं बनेगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है लेट A इज इक्वल टू AB। यहां एक सेट दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शंस, 1 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम A टू A। तो हमें यह बताना है A टू A कितने 1 1 फंक्शंस बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस 4 5 और 6 मैंने इसी तरह के लिए हैं, और ये तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन्हें ध्यान से देखना है। तो देखिए इसने बोला है A टू A, तो यह आपके 2 एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको 1 1 फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारी डोमेन है, देखिए ये A टू A है, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। और जो हमारी डोमेन है इसमें किसी भी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज कोडोमेन के अंदर नहीं बननी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहां सिंपली हम पता लगा सकते हैं कि कितने 1 1 पॉसिबल फंक्शंस यहां बन सकते हैं। देखिए अगर मैं A की मैपिंग A से करूं, B की मैपिंग B से करूं, तो एक तो ये फंक्शन बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है?
एक आपका इस तरीके से बन सकता है, ए की मैपिंग बी से, बी की मैपिंग ए से। इन दो पॉसिबल फंक्शंस के अलावा तीसरा फंक्शंस नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहां जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 2। तो दिस इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसका यूज करके आप डायरेक्ट ए टू बी, ठीक है, आप ये बता सकते हैं कितने 1 1 इंजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे। ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम ऐसे करके देखें। अगर ज्यादा एलिमेंट्स है तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, एन पी एम। यह एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कोडोमेन, और एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन। तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए तो सीधा ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर एन, तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स है, 2 पी एम। डोमेन में कितने एलिमेंट्स है, 2p2। और ये आपको सोल्व करना आता है, 2 फैक्टोरियल एंड डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, 2 - 2 0 फैक्टोरियल। तो ये आपका 1 हो गया, तो 2 × 1, तो सीधा ही हमारा 2 आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 4 एलिमेंट्स। ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है। यहां 3 एलिमेंट्स है, मान लीजिए 1 2 3। यहां आपके 4 एलिमेंट्स है, मान लीजिए x y z w। तो सेम इसमें पूछा गया है देन द नंबर ऑफ 1 1 इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम A to B। तो वी विल यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। तो देखिए एन पी एन, तो एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कोडोमेन, कितने हैं, 4। पी एम इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन, 1 2 3। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 फैक्टोरियल, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, 4 - 3 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 24। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। Set A has 4 elements and set B has 3 elements. Then the number of 1 1 functions from A to B. तो देखिए स्टूडेंट्स यह कहते हैं कि सेट A के अंदर 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ये सेट A है, और जो सेट B है उसमें आपके 3 एलिमेंट्स है, मान लीजिए x y z। तो अब हमें यह बताना है कि यह कितने 1 1 फंक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहां स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिए, जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट से ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डोमेन के होंगे अगर वो ज्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोडोमेन के, तो स्टूडेंट्स वहां पर 1 1 फंक्शंस कोई नहीं बनेंगे, वहां आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ 1 1 फंक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने 1 की मैपिंग x से की, 2 की y से की, 3 की z से की, तो ये एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी कोई भी कोडोमेन के अंदर इमेज नहीं बनी। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई यूनिक इमेज, मतलब ठीक है, यूनिक इमेज कोडोमेन के अंदर बननी चाहिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट से ज्यादा है, तो वहां जो 1 1 फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया आपको एन पी एम। तो एन यहां पर 3 है और एम यहां पर 4 है। तो स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऊपर की जो वैल्यू है वो नीचे की वैल्यू से क्या है, कम है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ 1 1 एंड onto फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। हमें बताना है ए टू ए कितने फंक्शंस ऐसे बन सकते हैं जो 1 1 और onto दोनों हो, जिनको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। व्हेन ए कंटेन्स 106 एलिमेंट्स, ए में एलिमेंट्स कितने हैं, 106। अब बात हुई है ए टू ए, तो इसका मतलब जो डोमेन है उसमें भी 106 एलिमेंट्स है और जो कोडोमेन है उसमें भी 106 एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स देखिए ऐसे फंक्शन जो 1 1 और onto हो, दोनों हो, तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है
जो हमारी डोमेन है और कोडोमेन है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तभी हम वहां वन वन एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान के चलिए यहां पर आपके n एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 n एलिमेंट्स, यहां भी आपके n एलिमेंट्स है, x y z w n एलिमेंट्स, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि a टू b कितने वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, तो ये बनेंगे आपके n फैक्टोरियल। तो इससे आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो यहां बात हुई है a टू a और एलिमेंट्स कितनी है 106, तो यहां जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं 106, और यहां भी कितने एलिमेंट्स हैं 106। तो हमारा आंसर क्या आएगा अगर हम इसका यूज करें n फैक्टोरियल, तो आंसर क्या बनेगा 106 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ द सेट A कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, यहां सेट A है, यहां सेट B है, तो A में हमारे 5 एलिमेंट्स है और B में हमारे 6 एलिमेंट्स है। मान लीजिए x y z p q r। तो यहां भी आपसे सेम पूछा गया है, द नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव मैपिंग्स फ्रॉम A टू B, कि A से लेकर B तक कितने मैपिंग्स या फंक्शंस बन सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है कि डोमेन और कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब आप यहां देख सकते हैं, यहां एलिमेंट्स 5 है और यहां एलिमेंट्स 6 है, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6। इट मींस यहां कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है जो वन वन और ऑन टू दोनों हो। तो वन वन फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की कोडोमेन के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स आपके कोडोमेन में हैं उन सब की प्री इमेज आपकी डोमेन में होनी चाहिए। ठीक है, और जो ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन में बच्चों हमेशा जो कोडोमेन होती है वो रेंज के इक्वल होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन हमेशा रेंज के इक्वल होती है। अगर आप यहां से ऑन टू फंक्शन बनाना चाहे, ठीक है, इस कंडीशन को अप्लाई करके, और फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे आप कोई भी फंक्शन यहां से नहीं बना सकते। मान लीजिए मैंने x की प्री इमेज 1 को लिया, y की प्री इमेज 2 को लिया, z की प्री इमेज 3 को लिया, p की प्री इमेज 4 को लिया, q की प्री इमेज मैंने 5 को लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है वन वन तो है, बट यहाँ जो r है इसकी कोई भी प्री इमेज यहां नहीं बनी। अगर आप इसकी कोई भी प्री इमेज यहां बना दोगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां बना दी, ठीक है, तो उससे ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहां देखिए जो 5 है इस एलिमेंट की 2 इमेज आ गई, जबकि फंक्शन क्या कहता है, डोमेन में हर एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा सीधा सा आपको ध्यान रखना है, अगर कोडोमेन के एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट से ज्यादा है तो वहां कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शंस पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसा दिखे आपको सीधा आंसर टिक कर देना है 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, द डोमेन ऑफ फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1 इज। तो यहां हमें cos इनवर्स x ये फंक्शन गिवन है और हमें इसकी डोमेन बतानी है। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे टोटल 6 इनवर्स फंक्शन हैं। ठीक है, आपको उन सभी के सभी फंक्शंस की डोमेन और जो रेंज है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो सीधी आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम्स में ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो आपको वहां गलत नहीं करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां फंक्शन है cos इनवर्स x। ठीक है, तो आपको पता है कि जो cos इनवर्स x की डोमेन होती है उसमें जो x है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो यहां देखिए हमें जो फंक्शन गिवन है इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1, तो जो डोमेन है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 to 1।
तो यहां देखिए कोस इनवर्स, तो यहां x का काम कौन करेगा, 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसको सोल्व करते हैं और यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू जो हमारी क्या होगी इस फंक्शन की डोमेन। तो देखिए स्टूडेंट्स ये -1 है, इसको यहां भी ऐड करेंगे और उधर भी ऐड करेंगे। तो -1 + 1 1 + 1, ये सभी आपको पता होगा कि जो इनइक्वालिटीज होती है उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहां से होगा 0, यहां से हो जाएगा 2। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये 2 यहां भी डिवाइड में जाएगा, यहां भी डिवाइड में जाएगा, तो 0/2 0 एंड 2/2 1। तो देखिए हमारी जो डोमेन आई वो 0 से लेकर 1 तक आई, जिसमें 0 और 1 भी इंक्लूड है। इट मींस 0 to 1 with close bracket. So option A is the right answer. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू बतानी है। तो आपने सबसे पहले इसमें से वो पार्ट उठाना है जिसमें इनवर्स आया है, उसे सोल्व कर लीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो इनवर्स वाला पार्ट है वो कौन सा है, साइन इनवर्स -1/2। तो पहले हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल लेते हैं, फिर सोल्व करेंगे। तो बेटा देखिए ये आपका इनवर्स फंक्शन है, और जो इनवर्स फंक्शन होता है वो हमें क्या देता है, एक एंगल देता है। आप सभी को पता होना चाहिए। तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से देखिए साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 के। तो साइन थीटा, तो देखिए -1/2, हमें सिर्फ एंगल को देखना है, ठीक है, कि 1/2 किस एंगल पर होता है। तो साइन के अंदर जो 1/2 है ये हमारा होता है 30 डिग्री पर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6। तो साइन थीटा, इस माइनस को हम अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखिए साइन थीटा और यहां भी क्या है, साइन थीटा, और यहां जो थीटा है -π/6 है। आपको पता होगा कि जो साइन इनवर्स x, ठीक है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है विद क्लोज ब्रैकेट। और ये जो -π/6 आया है ये इसको बिलोंग करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास थीटा कितना आया, -π/6। अब हमने इसको सोल्व कर लिया है। अब हम आसानी से इस पूरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन, ठीक है, फिर क्या है हमारे पास π/3 माइनस, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं -π/6। एक माइनस यहां पर है तो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए एलसीएम लेकर। तो π/3 + π/6, एलसीएम यहां 6 आएगा, 3π/6। तो ये आपके पास आया π/2। तो साइन π/2 मीन साइन 90, और आपको पता है कि साइन 90 है वो 1 होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ A is a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to -4। तो यहां हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है 3, यानी 3/3। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू गिवन है, तो हमें यहां बताना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा सबसे पहले तो इसमें आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है या उसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। यहां पर n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए ऑर्डर कितना है 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है -4। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो देखिए
तो अगर हम अब यहां जो ऑर्डर है वो कितना गिवन है 3, तो n कितना है 3 माइनस 1 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इसकी वैल्यू हमें गिवन है -4 और यहां पर पावर 2, तो इसे सोल्व आप करोगे तो क्या मिलेगा +16। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। विद डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 9, यहां भी वैल्यू गिवन थी, यहां भी वैल्यू गिवन है, यहां भी ऑर्डर 3 था, यहां भी ऑर्डर 3 है। देन वैल्यू हमें बतानी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 एडजॉइंट A। अब यहां थोड़ा सा अलग हो गया, देखिए यहां डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A था, यहां डिटर्मिनेंट ऑफ 2 एडजॉइंट A है, यानी एडजॉइंट A के मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, क्या 2। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां भी देखिए, अगर कोई इस तरह से आ जाए k इंटू एडजॉइंट A और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, k टू दी पावर n एडजॉइंट A, k रेज टू दी पावर n, n का मतलब मैंने बता दिया आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि 3, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो k है वो क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। तो देखिए k, अब यह n कितना है, वो 3 है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहां पर k के प्लेस पर क्या है 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई, और इसका जो रिजल्ट है मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 11 में, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 1, तो 2 क्यूब 8, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज गिवन 9, n माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, तो 8 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर 81, तो यहां से हम करेंगे मल्टीप्लाई, वी विल गेट 648। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट बेस्ड होते हैं वो भी आपको करने हैं, इनके चांसेस भी एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज्यादा है। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इफ फंक्शन x is less than equal to pi by 2 mx plus 1, if x is greater than pi by 2 sin x plus n is continuous at x is equal to pi by 2, then तो हमें यहां गिवन है कि ये जो फंक्शन है पाई बाय 2 पर इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, देन तो देखते हैं चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो स्टूडेंट्स यहां हम कॉन्टिन्यूटी पाई बाय 2 पर, ठीक है, इक्वल है, तो ये चेक करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर मैच करेगा। तो आप सभी को पता है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट के ऊपर तो उसकी कंडीशन क्या है, LHL इक्वल RHL इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों हमें इक्वल वैल्यूज देते हैं, तभी फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए LHL के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेस देन पाई बाय 2, सो mx प्लस 1, राइट के लिए x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, सो साइन x प्लस n, डायरेक्ट पाई बाय 2 हम कहां पुट करेंगे, जहां इक्वल का साइन होता है, यहां इक्वल का साइन है mx प्लस 1। अब देखिए ये तो दोनों इक्वल है, mx प्लस 1, तो इन दोनों में से हम इसका यूज कर लेते हैं और साथ में इसका, सो mx प्लस 1 इज इक्वल टू साइन x प्लस n। अब यहां जो पॉइंट है वो पाई बाय 2 है, तो यहां पुट करेंगे m पाई बाय 2 प्लस 1 साइन पाई बाय 2 प्लस n। तो साइन पाई बाय 2 साइन 91 होता है, और यहां पर m पाई बाय 2 प्लस 1 से 1 कैंसल, तो हमारे पास आया m पाई बाय 2 इज इक्वल टू n, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं n इज इक्वल टू m पाई बाय 2। तो देखिए इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज,
तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हम एक फंक्शन गिवन है, तो यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कि ये जो फंक्शन है एवरीवेयर हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। बी है कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स ओनली, कि जो हमारे इंटीजर्स वैल्यू होती है केवल उन्हीं के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है। सी है कॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स ओनली, यानी इंटीजर पॉइंट्स को छोड़कर जो नॉन इंटीजर पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर ये क्या है कॉन्टिन्यूअस। और डी कहते हैं नो वेयर कॉन्टिन्यूअस, किसी भी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी जो हमारे पास फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बेटा इसमें देखिए ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना है। पहला इसमें x है, ये जो x है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और बेटा ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये चारों ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए पहले हम चेक करते हैं क्या ये इंटीजर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नॉन इंटीजर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहां पर कोई भी इंटीजर वैल्यू लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया 2, अगर मैं यहां पर 2 लूंगा तो इसका मतलब क्या है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की 2 पर वैल्यू, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहां 2 लूंगा तो लेफ्ट हैंड LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो 2, तो मतलब क्या करेंगे 2 माइनस एच, राइट में हम थोड़ा आगे जाएंगे 2 प्लस एच, और फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। तो चेक करते हैं क्या ये इक्वल आ रहे हैं। तो बेटा 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा सा अगर हम कम करेंगे, मान लीजिए 1.9 है, ठीक है, तो 1.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें मिलता है वो क्या मिलता है 1 मिलता है। आप सभी को ये पता होगा। तो यहां से वैल्यू 1 आएगी। 2 प्लस एच, अगर 2 में हल्का सा हम ऐड करें, मान लीजिए 2.1 ये हम लेते हैं, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या देगी 2, और 2 पर तो ये 2 ही देगी। तो बेटा देखिए ये इक्वल नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी इंटीजर पॉइंट्स यहां पर लोगे, चाहे वो 2 है 3 है 4 है -1 है -2 है, वहां पर आपकी LHL और RHL कभी भी इक्वल नहीं आएगी। इट मींस कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स ओनली। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है। ये कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर तरफ कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि अभी हमने चेक किया कि इंटीजर पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। अब थर्ड हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स ओनली। अब हम देखते हैं नॉन इंटीजर पॉइंट्स, जैसे मान के चलिए मैंने लिया 2.5, ये एक नॉन इंटीजर वैल्यू है। तो चेक करते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की इस पर वैल्यू। तो देखिए LHL के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हल्का माइनस करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, इसमें हल्का सा हम आगे की तरफ जाएंगे, और यहां पर डायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर आप 2.5 से हल्का सा स्लाइटली पीछे मूव करेंगे, मान लीजिए 2.5 से पीछे 2.4 है, ठीक है, तो इसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देगा वो क्या देगा 2, क्योंकि इस वैल्यू तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 होता है। तो ये 2 हो गया। 2.5 प्लस एच, हल्का सा आगे की तरफ मूव करेंगे, मान लीजिए 2.5 है तो हल्का सा मूव कीजिए 2.6, तो नंबर लाइन के ऊपर 2.6 तक भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है 2 होती है। और यहां से देखिए 2.5, तो 2.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगी वो भी क्या मिलेगी हमें 2 मिलेगी। तो यहां देखिए तीनों ही इक्वल है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। तो बेटा कोई भी आप नॉन इंटीजर पॉइंट्स लोगे उसके लिए ये हम कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स ओनली, यही ऑप्शन इसका सही होगा। डी कहते हैं नो वेयर कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, और हमें यह वैल्यू निकालनी है dy बाय dx। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए यहाँ स्क्वेयर रूट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो वी विल गेट y स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है dy बाय dx, सो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2y इंटू dy बाय dx। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और y का दोबारा फिर क्या बनेगा, dy बाय dx। अब क्या करेंगे, dy बाय dx वाला जो पोर्शन है वो एक तरफ और बाकी जो बचा वो एक तरफ। तो 2y dy बाय dx, इसको हम लेफ्ट में लेकर आएंगे माइनस इज इक्वल टू cos x। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आया, dy बाय dx। तो यहां बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। तो सिंपली यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं dy बाय dx की, cos x बाय 2y माइनस 1। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, cos x बाय 2y माइनस 1। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहां भी हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है sin y इज इक्वल टू sin a प्लस y। तो बेटा dy dx के लिए हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट यहां हम y की वैल्यू पता नहीं लगा सकते, हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, sin y बाय sin a प्लस y। तो हमें यहां वैसे तो पता लगाना है dy बाय dx की वैल्यू, बट यहां हमें x की वैल्यू गिवन है, तो वी कैन फाइंड dx बाय dy। तो हम पहले इसको फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल, फिर हमें क्या मिलेगा dy बाय dx। तो dx बाय dy इसका मतलब क्या है, जो ये y है अब ये x का काम करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां हम यूज करेंगे कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल में जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर साइन y का हो जाएगा cos y। तो बेटा ध्यान रहे यहाँ y का dy बाय dx नहीं होगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं dx बाय dy। तो ये y किसका काम करेगा, x का, तो ये cos y रहेगा। फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन a प्लस y, तो इसका हो जाएगा cos a प्लस y। अब यहां देखिए, यहां हमारा एक लग गया फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये आपने प्लस वन में पढ़ा है। तो ये किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी। तो देखिए साइन ए क्या है इसमें, ए प्लस वाई, माइनस बी, और बी क्या है, वाई, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई। वाई से वाई कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई। तो ये हमारे पास वैल्यू आई dx बाय dy, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो वी विल हैव साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई बाय साइन ए। तो यहां से अगर मैच करें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। बच्चों मैंने ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से लिए हैं। दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यहां हमें एक कर्व की इक्वेशन गिवन है एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमें इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स बताने हैं जिस पर जो टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ कर दे तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो इक्वेशन है ये एक एलिप्स की इक्वेशन है जो आपने प्लस वन में पढ़ी थी। तो एलिप्स की टू इक्वेशंस होती है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब ये जो इक्वेशन है ये अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि ये वैल्यू इससे कम है। ठीक है, तो अलोंग वाई एक्सिस हम एलिप्स बनाएंगे
तो y नेगेटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, ओरिजिन। तो यहां से हम सीधा ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 9 है 3 का स्क्वायर होता है, जो 16 है 4 का स्क्वायर होता है। तो ये जो पॉइंट होगा 3,0, ये जो पॉइंट होगा -3,0, ये जो पॉइंट होगा 0,4 और ये जो पॉइंट होगा 0,-4। तो सीधा डायग्राम की हेल्प से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसने क्या बोला है, इस कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट बताने हैं जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करें तो वो y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो बेटा देखिए, अब ये हमारी y एक्सिस की है, तो इस y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट्स तभी पॉसिबल है जब वो इस तरह से ड्रॉ की जाएगी, इस पॉइंट से और एक इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों टेंजेंट्स है इस y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पर ये टेंजेंट इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है? एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, यानी यहां पर 2 पॉसिबल केसेस है। तो ये है 3,0 और ये है -3,0। तो ठीक है, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये टेंजेंट्स y एक्सिस के पैरेलल है, ±3,0। तो सीधा ही हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, यहां हमें एक कर्व की इक्वेशन गिवन है x³ - 11x + 5। मान लीजिए ये वाला कर्व है, इस तरह से है, एट विच द टेंजेंट इज, और यहां हमें जो इस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर, जो पॉइंट हमें बताना है, जो टेंजेंट पास कर रही है उस टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है और यहां से जो टेंजेंट है वो पास कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये वाला पॉइंट बताना है। तो देखिए टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो है y = x - 11। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वो आएगा 3x² - 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट तो देखिए क्या बनेगा, तो यहां से स्लोप हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये आप सभी को पता है y = mx + c। अगर इक्वेशन इस फॉर्म की है तो x का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा स्लोप होता है। तो इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो स्लोप है इस 1 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमने स्लोप निकाला एट दिस पॉइंट और यहां से हम देखें स्लोप की वैल्यू 1 है तो इसे इक्वल कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा 12, तो 12/3 4, तो x की वैल्यू आ गई ±2। तो स्टूडेंट्स देखिए x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि x के कोरस्पोंडिंग हमें y की कौन कौन सी वैल्यू यहां से मिलेगी। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है तो x की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं x को 2 पुट करता हूं तो देखिए मुझे y क्या मिलेगा, 2³ 8 -11 × 2 22 + 5, तो 13 माइनस, तो यहां से मुझे मिला -9। तो एक तो मेरा पॉइंट बन गया 2, -9। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू -2 तब y क्या मिलेगा, x³, तो -2 का क्यूब -8 -11 × -2 +22 + 5, तो -8, ये हो गया 27, माइनस करेंगे तो माइनस का 19। तो यहां से पॉइंट आया, तो हमारे पास 2 पॉसिबल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, जिस पॉइंट से ये टेंजेंट पास कर रही है। अब बेटा यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, वैसे तो अगर हम पॉइंट्स के बारे में बात करें तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, बट बेटा इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं यानी उस पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट पास कर रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्व है
मान लीजिए पॉइंट है, यहां से जो टेंजेंट है वो पास कर रही थी, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या ये दोनों पॉइंट्स टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तभी हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो अगर हम इसको देखें, यह y x2 है, y माइनस 9 है, y माइनस 9 और x है 2। तो देखिए ये तो इक्वल आ गए, मतलब ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो हमारा आंसर डेफिनेटली होगा। अब इसे चेक करते हैं, तो y इसमें माइनस 19 है, माइनस 19, x की वैल्यू इसमें माइनस 2 है। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, -2 -11 -13 ये इक्वल नहीं है। इट मींस ये जो पॉइंट है टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसीलिए ये आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, दिस पॉइंट 2, -9। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस cos x। तो हमें यहां फंक्शन गिवन है x प्लस cos x। तो हमें बताना है ये जो फंक्शन है ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन रेंज ऑफ x, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चारों में से कौन सा सही होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x। अब बच्चों आप सभी को पता है कि जो साइन x, इसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 तक, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस रेंज को यहां पुट करेंगे, -1 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, या इनके बीच की वैल्यूज पुट कीजिए, तो इसको सोल्व करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यानी जो f डैश x है वो ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कंडीशन कब होती है, जब फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए ऑलवेज इंक्रीजिंग। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में से लिया है, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है। A linear programming problem is as follows, minimize z। तो यहाँ हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है 30x प्लस 50y। ठीक है, इनइक्वालिटीज हमें कंडीशन गिवन है, इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट। तो हमें ये बताना है कि जो z की मिनिमम वैल्यू है वो कितने पॉइंट्स पर हमें मिलेगी, यूनिक पॉइंट, नो पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ओनली। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तभी हम इसके बारे में पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो इनइक्वालिटीज है वो है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो पहले हम इसको इक्वल मान के चलेंगे, तो यहां से हम बनाएंगे टेबल। तो इसमें हमें एक बार पुट करना है x को 0, एक बार पुट करना है y को 0। ये सभी जो प्रोसीजर है आपको पता होगा। जब x को 0 पुट करेंगे तो y हमें मिलेगा 3, जब y को 0 पुट करेंगे तो x हमें मिलेगा 5। अगर हम दूसरी इनइक्वालिटीज जो हमें गिवन है वो लेकर चले, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18। तो यहां हम इक्वल लेके चलेंगे पहले, तो इसी तरीके से करेंगे, एक बार x 0, एक बार y 0। तो देखिए जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y हमें मिलेगा 6, y को 0 पुट करेंगे तो x हमें मिलेगा 9। ठीक है, अब ग्राफिकली हम इसको प्लॉट करते हैं। तो देखिए प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y ओरिजिन। तो यहां x की वैल्यू हमारी 9 तक है, y की वैल्यू 6 तक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हम टेबल 1 लेके चलेंगे, x 0 y 3।
तो ये हमारा बन गया 03। फिर है x5y0, तो ये हमारा हो गया x5y0। अब इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी शेडिंग पार्ट है वो टुवार्ड्स ओरिजिन होगा या ओरिजिन से दूर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x और y को 0 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि 0 15 से ग्रेटर और इक्वल टू नहीं होता। तो अगर फॉल्स है तो जो शेडिंग पार्ट है वो क्या होगा, ओरिजिन से दूर। तो ये हमारा सारा शेडेड पार्ट होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड टेबल की, x0 y6, तो ये यहां बन जाएगा x0 y6, x9 y0, तो 9 हमारा कहां बनेगा, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हम यहां 0 0 पुट करें तो ये 0 बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 18, ये आपका ट्रू है। तो ट्रू है तो ये जो लाइन आई है, ठीक है, इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो टुवार्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। फिर हमें एक कंडीशन और गिवन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो शेडेड पार्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही अंदर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां से जो कॉमन एरिया होगा, इसका एरो ऊपर की तरफ है, इसका एरो नीचे की तरफ है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका कॉमन शेडेड पार्ट होगा, इसी को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब जो फिजिबल हमारा रीजन आया है इसमें हम देखेंगे कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो एक तो है 06, 03, 50 और लास्ट है 90। अब हम देखेंगे इन पॉइंट्स में से किस किस पॉइंट पे हमें z की मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें यहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है 30x प्लस 50y। तो पहले हम देखते हैं 06 पर, ठीक है। तो x 0 और y 6, तो जब आप यहां पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, 50 इंटू 6, तो इसकी वैल्यू आएगी 300। सेकंड है 03, तो ये 0 हो जाएगा, यहां 3 पुट करेंगे तो 150। थर्ड है 50, अब y0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 30 इंटू x, तो 30 इंटू 5 150। और यहां से पुट करेंगे 90, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 270। तो स्टूडेंट्स देखिए जो मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है इन चारों में से ये दोनों इक्वल है और दोनों ही क्या है, मिनिमम। तो ये हमें कितने पॉइंट्स पर मिल रही है, 2 पॉइंट्स पर, 03 और 50। यही हमसे पूछा गया है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कितने पॉइंट्स पर हमें मिल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पॉइंट्स ओनली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्लास 12th के इंपॉर्टेंट 20 MCQs। मैंने सभी क्वेश्चंस हर चैप्टर से इंक्लूड किए हैं और सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं या जिसके आने के चांसेस ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।